नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे देहरादून की। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के बयान के बाद उत्तराखंड में जिलों की सुबकाहट तेज हो गई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नए जिलों पर आई प्रतिक्रिया के बाद प्रदेश भर में यह मुद्दा काफी गर्म हो गया है। बीजेपी और विपक्षी दल के नेता उत्तराखंड में नए जिलों के गठन के मुद्दे को लेकर अपने बयान दे रहे हैं। माना जा रहा है कि उत्तराखंड प्रदेश में 6 से 7 नए जिले बनाए जा सकते हैं, जिसको लेकर प्रदेश के मुखिया धामी साफ साफ संकेत भी दे चुके हैं कि नए जिले के गठन को लेकर प्रदेश की जनता के साथ संवाद कायम किया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि सीएम धामी के नए जिलों के गठन के बयान के बाद से नए जिलों का गठन लगभग तय है। तो वहीं चर्चाएं ये हैं कि उत्तराखंड के ये जिले रुड़की, काशीपुर, रामनगर, कोटद्वार और रानीखेत नए जिले हो सकते हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में नए जिलों की मांग काफी लंबे समय से चली आ रही है। दरअसल 15 अगस्त 2011 को तत्कालीन मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के सबसे पहले उत्तराखंड में 4 जिले बनाने का ऐलान किया था, जिसमें यमुनोत्री, कोटद्वार, रानीखेत और डीडी हाट जैसे क्षेत्रों के नाम शामिल थे। निशंक की विदाई के बाद बीसी खंडूरी सरकार के इसी जियो को भी जारी किया था, लेकिन सत्ता में बीजेपी की विदाई के बाद नए जिलों के गठन का मुद्दा ठंडे बस्ते में चला गया। तब बीजेपी सरकार ने कोटद्वार, यमुनोत्री, रानीखेत और डीडी हाट जिले का शासनादेश जारी कर दिया था। बीजेपी की विदाई के बाद कांग्रेस की विजय बहुगुणा सरकार ने नए जिलों को लेकर राज्यसभा परिषद अध्यक्ष की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी बनाई थी। कमेटी ने अपने शुरुआती रिपोर्ट में कई चीजें पेश की थीं, लेकिन नए जिलों के गठन की प्रक्रिया काफी आगे नहीं बढ़ पाई थी। तब कांग्रेस राज में जिलों की संख्या को बढ़ाया गया था, जिसमें गैरसैंण, रानीखेत, डीडी हाट, खटीमा, काशीपुर, कोटद्वार, यमुनोत्री, बीरोखाल और रुड़की को जिला बनाने पर विचार शुरू हो गया था। इसके लिए विधानसभा में 100 करोड़ रुपए का बजट भी पास कराया गया था। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से प्रदेश की जनता से संवाद करने के बाद नए जिलों के गठन की प्रतिक्रिया पर कैबिनेट मिनिस्टर चंदन रामदास ने भी नए जिलों के गठन पर मीडिया से बातचीत में कहा कि उत्तराखंड के उत्तर प्रदेश से अलग होने के बाद प्रदेश के विकास कार्यों में कहीं न कहीं तेजी आई है, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि ऑर्ड्स सरकार का तकरीबन 75% पैसा गैर योजनाओं यानी कि नॉन प्लानिंग के मुद्दों पर खर्च हो जाता है, जबकि महज 25% पैसा ही सुनियोजित ढंग से योजनाओं पर खर्च होता है। लेकिन इसके लिए एक मजबूत ढांचे और प्रदेश के सोर्स ऑफ इनकम के साथ साथ बेहतर प्लानिंग की ज़रूरत है। तो तब नए जिलों का गठन के साथ साथ नए मंडल भी बनाए जाएंगे। तो वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि सीएम धामी पर नए जिलों के गठन पर उन्होंने पहले ही होमवर्क किया हुआ है। ऐसे में अगर नए जिलों का गठन होता है तो धामी सिकंदर साबित होंगे, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ये बीजेपी की तरफ से भू कानून, कॉमन सिविल कोड, भर्ती घोटाले जैसे मुद्दों में महज लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश के मात्र ही है। ये मांग काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है और इसको लेकर हम शीघ्र ही पूरे उत्तराखंड के अंदर कहाँ कहाँ पुनर्गठन हो सकता है, कहाँ वास्तव में इनकी आवश्यकता है, उसके लिए समस्त जनप्रतिनिधियों से जल्दी हम लोग चर्चा करेंगे। सच्चाई है, केवल ध्यान हटाने के लिए जैसे ये सगुफा छेड़ा जा रहा है कि कॉमन सिविल कोड, कोई कह रहा भू कानून, ताकि जो चूने हिल गई हैं भाजपा की भर्ती घोटाले से और दूसरे घोटालों से, तो मुझसे ध्यान हटाया जा सके, फोकस वहाँ से हटाया जा सके। तो यदि इसलिए जिला वाला कहा जा रहा है या वास्तव में मुख्यमंत्री जी चाहते हैं जिले बने, और यदि वास्तव में चाहते हैं तो मैं उनको बधाई दूंगा। हम उत्तराखंड राज्य इसका जीता जाता उदाहरण है। इसके लिए संघर्ष हुआ, उत्तर प्रदेश से हम अलग हुए और उत्तर प्रदेश से अलग होने के बाद हमारे राज्य में विकास हुआ है। जो योजनाएं लखनऊ में बनती थी आज गांव के लिए बन रही हैं। छोटी प्रशासनिक इकाइयाँ लाभदायक हैं, मगर आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम जनहित में इसका परीक्षण। तो बुलेटिन में बात अब बाजपुर की कर लेते हैं, जहां पूर्व शिक्षा मंत्री का भर्ती घोटाले में नाम आने के बाद कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि
गदरपुर विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के अपने रिश्तेदारों को भर्ती कराने की सूची वायरल होने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसे मुद्दा बनाना शुरू कर दिया। इसी के चलते बाजपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का पुतला फूका और जमकर नारेबाजी की। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने अरविंद पांडे के पुतले को कांग्रेस कार्यकर्ताओं से छीनने का प्रयास किया, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस की एक न सुनी। बता दें कि उत्तराखंड में चल रहे भर्ती घोटाले के बीच गदरपुर के बीजेपी विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे की अपने रिश्तेदारों को बैकडोर से शिक्षा विभाग में भर्ती कराए जाने की सूची वायरल हो रही है। इसके चलते बाजपुर में कांग्रेस कार्यकर्ता नगर पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह के नेतृत्व में इकट्ठा हुए। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह ने कहा कि जो सूची वायरल हो रही है उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों को उत्तराखंड में नौकरी दी जा रही है, जबकि बाजपुर और उत्तराखंड के युवा नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर बिहार के लोगों की जगह बाजपुर और उत्तराखंड के युवाओं को नौकरी मिलती तो आज बेरोजगारी काफी हद तक कम हो चुकी होती। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और दिखाया जा रहा है कि अरविंद पांडे जी ने अपने कार्यकाल में जब ये मंत्री रहे, इनके द्वारा जो है अपने परिवार के लोगों का जो है शिक्षा विभाग में ज़्यादातर भर्ती की गई है। कुछ लोग जो है इन्होंने उसमें दिखाया गया बिहार के इनके परिवार के लोग हैं और कुछ बाजपुर के दिखाए गए हैं। मैं कहता हूँ इसकी जाँच होनी चाहिए और जो लोग दोषी हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और जहाँ बिहार के लोगों की भर्ती की गई है, उत्तराखंड के नौजवानों के साथ उनके अधिकार पे कुठाराघात। बुलेटिन में बात बाजपुर की कर लेते हैं, जहां चीनी मिल पर अल्कोहलिक टैंकर से सैंपल ना लेने के बाद हंगामा खड़ा हो गया। बता दें कि बाजपुर चीनी मिल की सह इकाई आसानी में अल्कोहल लेकर आए टैंकर से सैंपल नहीं लिए जाने पर हंगामा मच गया। वहीं सूचना मिलने पर पहुंचे चीनी मिल के जीएम हरवीर सिंह ने टैंकर से सैंपल निकलवाकर जांच के लिए भिजवा दिया। बता दें कि बाजपुर चीनी मिल की सह इकाई में पंजाब से एक टैंकर में अल्कोहल लाया गया, लेकिन आबकारी इंस्पेक्टर पन्ना लाल ने पंजाब से सैंपल के रूप में आए 3 बोतलों में से एक बोतल को जांच के लिए देहरादून भिजवा दिया, जबकि आबकारी इंस्पेक्टर ने टैंकर में आए अल्कोहल से सैंपल नहीं लिया। वहीं सूचना मिलने पर बाजपुर चीनी मिल के जीएम हरवीर सिंह मौके पर पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने आबकारी विभाग के उच्च अधिकारियों से बात की। इसके बाद जीएम हरवीर सिंह ने आबकारी इंस्पेक्टर और अश्वनी इंचार्ज की जमकर फटकार लगाई। साथ ही उन्होंने टैंकर में आए अल्कोहल का सैंपल लेकर जांच के लिए देहरादून भिजवा दिया। तो वहीं आबकारी इंस्पेक्टर पन्ना लाल से कहा कि पंजाब आबकारी विभाग की तरफ से पास करने के बाद भेजे गए सैंपलों को जांच के लिए देहरादून भेजा गया। इस दौरान चीनी मिल के जीएम हरवीर सिंह ने कहा कि पहले आबकारी इंस्पेक्टर पन्ना लाल की तरफ से भेजे गए सैंपल और दोबारा भेजे जा रहे सैंपलों की जांच कराई जाएगी। अगर दोनों सैंपलों में भिन्नता पाई जाएगी तो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहाँ से प्राप्त हुआ है, पंजाब से जो आया है वहाँ से स्पीड पास होके आती है, वो पास वाला सैंपल हमने भेज दिया। हाँ, सैंपल हमने रखते हैं, इसका भी सैंपल रखते हुए जैसे रखे हमने। इस गाड़ी का सैंपल रखा जाता है। नहीं, टैंकर तो अब आया ना, 7 बजे हमने एंट्री ली है इसको अंदर, और जो उसका सैंपल आया है उसको हमने मिला के भेज दिया। ये एक जांच का विषय है। मुझे सूचना मिली थी कि आप लोग यहाँ आए हैं, ऐसी आपको सूचना ये मिली है कि सैंपल जो है कल रात लिया गया है, उसको जांच के लिए भेज दिया गया है, जबकि जो हमारा टैंकर है उसकी एंट्री आज सुबह हुई है। उसके क्रम में जो है उच्च अधिकारियों से बात की गई है आबकारी विभाग के। मैं अपने उच्च अधिकारियों को भी इस मामले में जो है सूचित कर रहा हूँ। साथ ही साथ यहाँ भी एक सैंपल अभी लिया गया है रैंडम। बुलेटिन में बात अब हरिद्वार की कर लेते हैं, जहां प्राथमिक स्कूलों में विद्या संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी अधिकारियों को 5 स्कूल के निरीक्षण करने के निर्देश दिए। बता दें कि खबर हरिद्वार से है, जहां रोशनाबाद स्थित मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर मुख्य शिक्षा अधिकारी कमलेश कुमार गुप्ता की तरफ से जानकारी देते हुए बताया गया कि शिक्षा मंत्री के निर्देश पर एक प्राथमिक विद्यालयों में निरीक्षण का विद्या संवाद कार्यक्रम चलाया जा रहा है।
जिसके तहत हर अधिकारी को 5 विद्यालय निरीक्षण के लिए दिए गए हैं। उनके तहत सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं का भी निरीक्षण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनमें से मिड डे मील जैसी योजनाएं भी शामिल हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि निरीक्षण के दौरान पाया गया है कि जिलों में छात्रों की संख्या ज़्यादा है और अधिक छात्रों की संख्या के आधार पर जो मिड डे मील की व्यवस्था है, जिसके लिए प्राथमिक विद्यालयों में भोजन माताओं की तरफ से भोजन बनाने की व्यवस्था, छात्र छात्राओं को स्वस्थ वातावरण में बैठाकर भोजन कराने की व्यवस्था के संबंध में निरीक्षण किया गया। उन्होंने कहा कि मिड डे मील योजना के तहत भोजन सारणी में बनाई गई है। उन्होंने कहा कि भोजन सारणी को सुधारने के लिए कुछ आवश्यक दिशा निर्देश भी प्राथमिक विद्यालयों को दे दिए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि डीके बेसिक और शिक्षा अधिकारियों को कह दिया गया है कि जो भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। अगर कहीं से भी कोई शिकायत आती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ना तो भोजन माताएं जूते चप्पल पे जाएंगी, ना टीचर जूते चप्पल पे जाएंगे, और हमारे जो निरीक्षण करने वाले अधिकारी हैं वो भी उस स्थान पर जूते चप्पल से नहीं जाएंगे। एक शुद्ध वातावरण में भोजन किए जाने की व्यवस्था की गई थी। इस जनपद में थोड़ा सा जो हमने निरीक्षण किया है उसमें ये पाया है कि कहीं ना कहीं लैग करते हैं जो हमारा भोजन मेनू है, और उसके लिए सुधारने के लिए हमने एक तरह से निर्देश भी दे दिया है। डीओ बेसिक चूँकि इसके नोडल भी होते हैं ना। तो बुलेटिन में बात हरिद्वार की कर लेते हैं, जहां काबुली चना और दूध के सैंपल फेल पाए गए हैं। बता दें कि हरिद्वार के कनखल और मध्य हरिद्वार से अलग अलग स्थानों के लिए खुले दूध और काबुली चना के सैंपल जांच में फेल पाए गए हैं। वहीं दूसरी ओर ज्वालापुर में बिना फूड लाइसेंस के मीट की दुकान संचालित करने पर 3 के खिलाफ एडीएम कोर्ट में वाद दर्ज किया गया है। इस दौरान जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी आर.एस. पाल ने बताया कि ज्वालापुर की एक डेयरी में 21 अप्रैल 2022 को खुले दूध सहित पनीर और क्रीम के सैंपल लिए गए थे। रुद्रपुर स्थित लैब में तीनों ही सैंपल को गुणवत्ता पर खरे नहीं उतरे। पानी और क्रीम के सैंपल को सेंट्रल लैब में जांच के लिए भेजा गया, जहां तो वहीं 30 नवंबर 2021 को कनखल से लिया गया दूध भी सैंपल फेल पाया गया, जहां रानीपुर मोड़ स्थित एक दुकान में लिया गया काबुली चने का सैंपल भी गुणवत्ता में खरा नहीं उतरा। इन खाद्य पदार्थों के सैंपल फेल पाए जाने पर एडीएम कोर्ट में वाद दायर कर दिया गया है। उनको हमने नोटिस जारी किया गया था। नोटिस जारी करने के बाद उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तो उनके विरुद्ध मुकदमे दायर कर दिए गए हैं। दूसरा, एक ये ज्वालापुर क्षेत्र में मीट की दुकान पे जो पुलिस ने कार्रवाई की थी, तो उसके बाद हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमारे संबंधित क्षेत्र के जो फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं कपिल देव जी, उन्होंने उनके विरुद्ध विदाउट लाइसेंस के लिए मुकदमा दायर किया गया है। ये सब सब स्टैंडर्ड आए हैं, जो इनकी मानक जो तय किए गए हैं हमारे एक्ट में, उनके मानक। ब्रिटेन में बात कर लेते हैं URADA के CEO की, जिन पर रिश्वत लेने का इल्जाम लगाया गया है। आपको बता दें कि URADA के CPO नीरज गर्ग पर पहले सोलर प्लांट संचालित करने वाले योजना के लाभार्थी DS रावत ने 30 लाख कमीशन मांगने का आरोप लगाया है। दरअसल DS रावत को उत्तराखंड में बिजली उत्पादन करने वाले पहले सोलर प्लांट संचालित करने के लिए 2 करोड़ रुपए राशि देने का ऐलान किया गया था। तो वहीं DS रावत का आरोप है कि URADA के CPO नीरज गर्ग ने पैसे देने के लिए 30 लाख रुपए मांगे, साथ ही आर्थिक और मानसिक उत्पीड़न करने का आरोप भी उन्होंने उन पर लगाया। इस दौरान उन्होंने बताया कि उनके पास दर्जनों ऑडियो के सबूत भी हैं, जिसमें नीरज गर्ग ऊपर एक पूर्व मुख्यमंत्री और उनके भाई तक पैसा पहुंचाने की बात कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि आखिर प्रशासन कब URADA के CPO नीरज गर्ग पर कार्रवाई करता है। देख लो कहाँ से पैसा लेते हो आप। मैंने उसको बोला ठीक है, नहीं दोगे तो मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारा। मैंने ये भी बोला है आप बैंक को दे दो, जो बैंक का आ रखा है बैंक का निपटा दो, मुझे यहाँ रहना नहीं है, मैं वापस चला जाऊंगा यहाँ से। आपको ये बताना चाहूंगी कि जो मेरे द्वारा इसमें जो एक्शन हो रहा है मेरे द्वारा, क्योंकि अभी यहाँ पे पौड़ी में 1 महीना हुआ है मुझे ज्वाइन करे हुए, और ये डिस्पर्सिंग सब्सिडी डिस्पर्स का जो मैटर है, तो हमारे जो परियोजना नियंत्रक होते हैं वो मुख्य विकास अधिकारी पौड़ी होते हैं। तो उनके गाइडलाइन के अनुसार ही मैं इसमें आगे जो है जो भी कार्य होगा वो उनके गाइडलाइन के अनुसार ही किया जाएगा। तो सब्सिडी डिस्बर्स आप जो कह रहे हैं कि भी नहीं हो पा रहा है या कब होगा, तो एक बार मैडम से ही डिस्कशन होगा, उसके बाद ही इसमें कुछ मैं आपको अंतिम निर्णय देख लो।
बुलेटिन में बात पौड़ी की कर लेते हैं, जहां पीडब्ल्यूडी के बाबू पर 30 लाख रुपए गबन करने का आरोप है, जिसको लेकर अब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। बता दें कि पौड़ी के लोक निर्माण विभाग लैंसडाउन में 2018 में मृतक आश्रित नियुक्ति पाए गए एक बाबू प्रेमेंद्र सिंह पर की तरफ से लगभग 30 लाख का गबन करने का मामला सामने आया है। दरअसल इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बता दें कि 2018 में बाबू प्रेमेंद्र सिंह को फंडिंग और डिपॉजिट से संबंधित कार्य दिया गया था। इस दौरान प्रेमेंद्र की तरफ से विभाग के कुछ ठेकेदारों को 10% धरोहर राशि को, जो कि लगभग 30 लाख रुपए की होती है, अपनी पत्नी और रिश्तेदारों के खाते में ट्रांसफर किए गए। तो वहीं इस गबन के मुख्य रोल तत्कालीन ईई प्रेमेंद्र सिंह और अकाउंटेंट माने जा रहे हैं, क्योंकि अगर इन दोनों का ट्रांसफर तब नहीं होता तो अब तक ये दोनों करोड़ों का गबन कर चुके होते। तो वहीं अब ईई प्रेम सिंह बिष्ट ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज करा दी है। ये एक्चुअली 2 साल पुराना केस है। इसमें वो क्या करता था कि ठेकेदारों को जो 10% की धनराशि होती है उसको जो है जब लास्ट में अकाउंट नंबर पड़ता है तो अकाउंट नंबर अपने मिसेस का या अपने किसी रिश्तेदार को डाल देता था। तो वो पिछले हमारे शशि मेहता उन्होंने पकड़ा था वो केस, और उसमें जो है विभागीय जांच भी हुई है। तो उसमें मेरे द्वारा एफआईआर लिखवा दी गई, क्योंकि मैंने इसमें अनुमति ली थी अपने उच्च अधिकारी से। तो एफआईआर लिखने के बाद उसमें अब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। पुलिस डेली आती है वहाँ पर ऑफिस में और कागजों की जांच पड़ताल चल रही है। तुरंत ही उसमें जीडी कटेगी और उसको जो है अरेस्ट कर लिया जाएगा। विभागीय जांच में तो प्रथम दृष्टया तो उसी का बुलेटिन में बात उधम सिंह नगर की कर लेते हैं, जहां डबल मर्डर करने के बाद आरोपी खुद थाने जाकर सरेंडर कर रहे हैं। बता दें कि उधम सिंह नगर के मोहल्ला अली खां के इमली चौक पर डबल मर्डर से हड़कंप मच गया। यहां एक सिरफिरे ने मां और बेटी की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी। उसके बाद हत्यारे ने खुद कोतवाली पहुंचकर सरेंडर किया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं मृतका बेटी का नाम सीबा और मां का नाम सबाना बताया जा रहा है। सबाना के पति रईस और बेटा साबेज खाड़ी देश दुबई में फर्नीचर का काम करते हैं। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग के चलते इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। यह घटना कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला अली खां इमली चौक के पास की है। बता दें कि आरोपी का नाम सलमान है, जो मोहल्ला अली खां का ही रहने वाला है। आरोपी पिछले 1 साल से सऊदी अरब में जाकर प्लम्बर का काम करता था। सलमान कुछ दिन पहले ही सऊदी अरब से वापस काशीपुर अपने घर लौटा था। आरोपी सलमान ने पुलिस को बताया कि सीबा से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन सीबा ने उसे धोखा दिया। दरअसल जब सलमान वापस लौटा तो सीबा ने उससे शादी करने को कहा और उन्होंने इस बात को टाला मटोला। फिर सलमान को पता लगा कि सीबा का रिश्ता ग्राम मिनिस्टर से किसी और से चल रहा है। ये जानने के बाद सलमान आग बबूला हो गया और सीबा को मारने की ठान ली। इस बात से गुस्से में आकर सलमान हत्या के इरादे से सीबा के घर की ओर निकला। तभी उसे घर के कुछ दूरी पर कार सिखाकर घर आ रही उसकी प्रेमिका सीबा मिली। सलमान ने सड़क पर ही चाकू से सीबा के गले और पेट पर ताबड़तोड़ वार किए और उसे मौत के घाट उतार दिया। फिर वो घर में घुसा और सीबा की मां सबाना को भी मार डाला। इसके बाद वो खून से लथपथ हालात में बांसफोर्डान चौकी पहुंचा। वहां मौजूद पुलिसकर्मियों से कहा कि उसने मां और बेटी का गला रेत कर हत्या कर दी है और उसने कोतवाली पहुंचकर खुद को सरेंडर कर दिया। जैसे सबको पता है, काशीपुर शहर में आज दिन में एक थोड़ा सा सनसनी एक सूचना मिली, जहां पे 2 डेड बॉडीज़ है और दोनों जो है ब्रूटल मर्डर की टाइप एक सूचना है करके। तो जैसे ही सूचना मिला, हमारा पुलिस टीम वहां पे पहुंची। मोहल्ला अल्ले खान में हमें 2 डेड बॉडीज़ मिले। एक 22 to 23 ईयर्स ओल्ड एक शीबा करके लड़की थी, तो उसका बॉडी गली में मिला, और उससे थोड़ा सा आगे जाके उन्हीं के घर में उसकी मम्मी का बॉडी शबाना 45 ईयर्स अराउंड उनकी बॉडी मिली। इसी दौरान हमको थाने में ही मोहम्मद सलमान आता है। मोहम्मद सलमान जो है आके वो कबूलता है कि मेरे द्वारा ये किया गया करके। तुरंत पुलिस जो है, हमारी टीम ने, एक्सपर्ट टीम ने अच्छे से पूछताछ करी। सीनियर ऑफिसर बुलेटिन में बात अब श्रीनगर की कर लेते हैं, जहां यूनिवर्सिटी के छात्रों ने कुलपति की शव यात्रा निकाली। श्रीनगर में
गढ़वाल केंद्रीय यूनिवर्सिटी के छात्रों ने यूनिवर्सिटी के कुलपति की शव यात्रा निकाली। छात्रों ने बिरला परिसर से NH 58 होते हुए गढ़वाल यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक भवन तक यह अर्थी यात्रा निकाली। इस दौरान छात्रों ने कुलपति के विरोध में जमकर नारेबाजी की, जहां छात्रों ने प्रशासनिक भवन स्थित हेमवती नंदन बहुगुणा की मूर्ति के आगे अर्थी का दाह संस्कार किया। इस दौरान उन्होंने गढ़वाल यूनिवर्सिटी के कुलपति पर कई गंभीर आरोप लगाए। आपको बता दें कि छात्र गढ़वाल यूनिवर्सिटी के विभिन्न पाठ्यक्रमों में सीटों के घटाए जाने से आक्रोश में हैं। इस दौरान छात्रों ने कहा कि यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से 2400 सीटों को कम कर दिया गया है, जो कि पहाड़ के छात्रों के लिए अन्याय है। छात्रों ने कुलपति पर अन्नपूर्णा नौटियाल पर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप भी लगाया। तो वहीं छात्रों ने यूनिवर्सिटी की तरफ से छात्रों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने की भी मांग की। उत्तराखंड को और जिस केंद्रीय विश्वविद्यालय को हमारे पूर्वजों ने आंदोलन करके अपना सपना एक सजाया था कि हमारे छात्र, उनके बच्चे इस उत्तराखंड में इस केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ेंगे, और जब सीटें कम हो चुकी है तो उन आंदोलनकारियों के सपनों को कुचलने का कार्य भी कुलपति महोदय के द्वारा किया गया। इसलिए हमने दाह संस्कार करके उनके सपनों को कुचलने नहीं देंगे। यहाँ पर 50 साल पूरे होते हैं विश्वविद्यालय के, परंतु आज इतना बड़ा दुर्भाग्य इस विश्वविद्यालय का है। आज भी पहाड़ का बच्चा सिर्फ मूलभूत सुविधाओं के लिए, अपने एडमिशन के लिए यहाँ पर तरस रहा है, और पहाड़ का बच्चा सिर्फ अपने एडमिशन के लिए यहाँ पर तरस रहा है, जिसके लिए आज हम सब लोगों को यहाँ पर आंदोलन करना पड़ रहा है। उत्तराखंड ब्रिटेन में बात अब उत्तरकाशी की कर लेते हैं, जहां एक कार नदी में जा गिरी, जिस कार में 3 लोग सवार थे। उत्तरकाशी में विकास नगर यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर चामी के पास देहरादून की ओर से जो आ रही कार अनियंत्रित होकर यमुना नदी में गिर गई। बता दें कि कार में 3 लोग सवार थे। तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही तत्काल नौगांव और नैनबाग की पुलिस SDRF की टीम मौके पर पहुंची, जहां उन्होंने एक घायल व्यक्ति का रेस्क्यू किया, जबकि 2 लोग अभी भी लापता हैं। कार में सवार सभी लोग देहरादून सैलाकुई के रहने वाले बताए जा रहे हैं। लापता की तलाश के लिए राज्य आपदा मोचन बल की टीम ने खोज बचाव अभियान शुरू कर दिया है। तो बुलेटिन के आखिरी में बात कर लेते हैं उत्तरकाशी की, जहां स्कूल की छत पर सड़क का पुस्ता गिर गया, जिससे बच्चे बाल बच गए। बता दें कि उत्तरकाशी में लगातार हो रही भारी बारिश से जहां एक और भारी मात्रा में जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर बारिश के कहर से आम जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो चुका है। बीते दिन हुई बारिश से जुड़ंगा कुमारकोट मोटर मार्ग का पुस्ता भरभरा कर लिविंग स्टोन स्कूल के ऊपर गिर पड़ा। गनीमत यह रही कि पुस्ता टूटने के समय सभी बच्चे अपनी अपनी क्लास में बैठे थे, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। इस दौरान स्कूल के प्रधानाचार्य ने जानकारी देते हुए बताया कि जब सभी बच्चे अपनी अपनी क्लास में बैठे थे तो अचानक से बहुत जोर से पत्थर गिरने की आवाज़ आई। आवाज़ आते ही सभी स्कूल का स्टाफ क्लासरूम से बाहर आया, जहां देखा गया कि स्कूल की दूसरी मंजिल के कमरे पर पत्थर बिखरे हुए पड़े थे। स्कूल के स्टाफ ने आनन फानन में बच्चों को स्कूल से बाहर निकाला और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, जिसके बाद एक बड़ा हादसा होने से टल गया। बता दें कि स्कूल खाली करवाने के बाद भी काफ़ी समय तक पत्थरों के गिरने का सिलसिला जारी रहा। स्कूल के प्रधानाचार्य की तरफ से सड़क के पुस्ता टूटने की सूचना संबंधित विभाग को दे दी गई। हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज़।